अस्सलामुअलैकुम, वेलकम। आज हम लेक्चर नंबर 36 करेंगे MTH 301 का, जिसका टॉपिक है स्केलर फील्ड। थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है आज का लेक्चर, तो सीट बेल्ट ज़रा अपने टाइट कर लें। स्टार्ट करते हैं। स्केलर वेक्टर क्या होता है, सब स्केलर फील्ड क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर एक फील्ड स्केलर है, यानी उसको हम v ऑफ x की फॉर्म में शो कर रहे हैं और वो एग्जिस्ट करती हो फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व, किसी कर्व के ऊपर ऑल पॉइंट्स के लिए वो डिफाइंड हो, देन लाइन इंटीग्रल जो है वो क्या होता है। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने देखें लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला पढ़ा था, AB इज इक्वल टू इंटीग्रल dr। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्योंकि स्केलर फील्ड को हम Vx कह रहे हैं ना, तो dr के साथ हम वो वाला Vr और साथ में इंटीग्रल c ओवर कर्व c, तो ये हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं लाइन इंटीग्रल के लिए अगर स्केलर फील्ड हो v ऑफ x की फॉर्म में। स्केलर का मतलब क्या है कि वो वेक्टर फॉर्म में ना हो, यानी उसके साथ i j k वगैरह ना आ रहा हो, सिंपल फंक्शन हो i j k के बगैर। तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इंटीग्रेंड होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म्स ऑफ एक्स वाई जी विद डी आर। यानी वी ऑफ आर जो है वो तो आई जे के की फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन जो डी आर है ना वो आई जे के की फॉर्म में ही होगा। यानी डी आर इक्वल होगा डी एक्स आई प्लस डी बाई जे प्लस डी जी के। तो डी आर को हमेशा आपने इस फॉर्मूले से फाइंड करना है। वी आर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, दोनों को इसमें पुट करेंगे तो आपने इंटीग्रेशन कर लेनी है। एग्जाम्पल देखें, इफ v इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जी, यानी आपको v ऑफ r, इस फॉर्मूले में जो v ऑफ r हमने यूज़ करना है ना वो आपको दे दिया गया है। ठीक है, v गिवन है, तो इवेलुएट करना है हमने ये अलोंग द कर्व c हैविंग पैरामीट्रिक इक्वेशंस x y z की वैल्यूज भी दी हुई हैं और 2 पॉइंट्स हमें दिए हैं a एंड b। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो हमने अपना फंक्शन लिखा एक्स वाई स्क्वायर जी। अब एक्स वाई जी की आपने ना यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है जो आपको यहाँ पे दी हुई है पैरामीट्रिक इक्वेशन में। एक्स की वैल्यू 3u गिवन है, तो इस एक्स की जगह 3u पुट कर दें। वाई 2u स्क्वायर है तो 2u, और y का क्योंकि स्क्वायर था तो इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। साथ में z है जो जिसकी जगह u क्यूब पुट कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 जार, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और u की पार यहाँ पे 4 + 3 7 + 1 u पर 8 आ जाएगा। और डी आर का हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था ना, अभी डी आर किसके इक्वल होता है, डी एक्स आई प्लस डी बाई जे प्लस डी जी के। तो डी आर का आपने फॉर्मूला लिखा। अब डी एक्स डी बाई डी जी की वैल्यू हमने निकालनी है, तो हमें जो इधर इक्वेशंस दी हुई थी ना एक्स वाई जी की, वो हमने लिखी। एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे देखें जी, एक्स इज इक्वल टू 3u है, तो 3 का डेरिवेटिव इंटू यू है, तो u का तो 1 हो जाएगा ना। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, देखें जी, x इज इक्वल टू 3u है, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो dx बाई डी बनेगा, तो वो 3 आ जाएगा। आपको तो सिर्फ dx चाहिए ना, तो du वहाँ जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपने इसकी जगह 3du लिख देना है। ठीक है, साथ में i प्लस dy की वैल्यू, y क्योंकि 2u स्क्वायर है तो 2 साइड पे आके पावर मल्टीप्लाई होगी, 2 4u और साथ में du आ जाएगा, साथ में j, और dz की जगह क्या आएगा, z की वैल्यू हमें u क्यूब दी हुई है, पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 3u स्क्वायर, और जो इसके साथ नीचे du होगा वो उधर जाके उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3u स्क्वायर du और साथ में k आ गया। अब इन तीनों में से देखें तो du कॉमन आ रहा है, du एंड du, तो ये कॉमन ले लें और अंदर बचेगा 3i प्लस 4uj प्लस 3u स्क्वायर के। ये तो हमारे पास डी आर की वैल्यू आई और ये हमारे पास v ऑफ r की वैल्यू आई। तो अब हमने क्या करना है, पुट कर देना है इंटीग्रल के अंदर। ये जो इंटीग्रल हमें दिया हुआ था v ऑफ r डी आर, इसमें इंटीग्रल v ऑफ r की जगह हमने इस v ऑफ r की जगह उसकी वैल्यू पुट की जो हमने 12u पर 8 निकाली थी, dr की जगह हमने जो dr की वैल्यू निकाली है वो पुट की। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जी लिमिट्स क्या पुट करनी है आपने, u की लिमिट्स क्या होनी चाहिए, लोअर और अपर लिमिट। उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो 2 पॉइंट्स दिए हुए थे ना आपको a और b, इनको बारी बारी पहले a को पुट करना है इन तीनों के अंदर, उसके बाद b को पुट करना है इन तीनों के अंदर। a पुट करेंगे तो आपके पास लोअर लिमिट आ जाएगी u की, और जब b पुट करेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी। तो कैसे पुट करना है ये देखें ज़रा। a को आपने पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर, x इज इक्वल टू 3u, तो x की जगह 0, क्योंकि पहला पॉइंट जो है ना वो x का होता है, दूसरा y का होता है और तीसरा z का होता है, तो x y z तीनों की वैल्यू 0 दी हुई है। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 3u करेंगे तो 3 इधर आके डिवाइड होकर u की वैल्यू 0 आ गई। फिर y की जगह भी 0 पुट करना है, 0 इज इक्वल टू 2u स्क्वायर, 2 इधर आके डिवाइड होगा 0 के साथ तो 0 हो गया, और अंडर रूट लेंगे स्क्वायर खत्म करने के लिए, तो 0 का अंडर रूट भी 0 ही होता है। और यहाँ पे भी z की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू यू क्यूब, दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लें ताकि क्यूब कैंसिल हो जाए, तो u की वैल्यू अगेन 0 आ गई। तो लोअर लिमिट हमें पता चल गई, तीनों सूरतों में 0 आ रही है, तो लोअर लिमिट हमने 0 लिखनी नहीं है। अपर लिमिट के लिए हमने पॉइंट b पुट करना है, x की वैल्यू 3 है, y की 2 है और z की 1 है, तो x की जगह 3 पुट कर दें यहाँ पे, 3 इज इक्वल टू 3u, 3 इधर आके डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगी u की वैल्यू,
y की जगह 2 पुट करना है, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2u, 2 इधर आके 2 के साथ डिवाइड होगा, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, 1 का अंडर रूट लेंगे तो वो भी 1 ही रहेगा, और z की जगह भी आपने 1 पुट किया तो क्यूब रूट लेके आंसर 1 ही, तो अपर लिमिट यहाँ से हमें पता चल गया u की 1 आ रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे देखें जो लिमिट्स लगाई है ना, u की लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 लगाई है। अब आप इसको इवैल्यूएट करने से पहले अंदर ब्रैकेट ओपन कर लें, 12u8 3 के साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12u8 4u के साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 12u8 3u² k के साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो u की पावर में 1 प्लस करेंगे 9 और उसके साथ डिवाइड भी कर दिया, यहाँ u की पावर में 9 ऐड करेंगे तो 10/10, और u की पावर 10 में 1 ऐड करके 11/11 आ गया। साइड पे आपने लिमिट्स लिख दी। अब आपने अपर लिमिट पुट करनी है और फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करनी है। यहाँ पे कटिंग हो रही थी, 9 4s are 36, तो 4 आ गया, और इस u की जगह अपर लिमिट आ जाएगी 1 पावर 9 और साथ में i प्लस, यहाँ पे भी कटिंग होती है, 2 5s are 2 2s are और 2 4s are 24/5 और 1 की पावर 10j प्लस, यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही तो ये वैसे ही आ जाएंगे, और 1 की पावर 11k माइनस लगा के जब आपने लोअर लिमिट पुट करनी थी ना 0 0 0, तो ये सारी टर्म 0 हो रही हैं, तो वो डायरेक्ट 0 लिख दिया। अब जब अपर लिमिट ओपन करेंगे तो ये 4i, यहाँ पे 24/5j प्लस 36/11k, तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, इंटीग्रल यानी लाइन इंटीग्रल जो था VR dr, ठीक है। तो क्या किया हमने इसके अंदर, पहले v ऑफ r फाइंड किया जो एक्स वाई जी की फॉर्म में दिया हुआ था, उसमें u की वैल्यूज पुट की, उसके बाद हमने dr की वैल्यू निकाली, दोनों को यहाँ पुट किया, u की लिमिट्स लगाई और आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम इसी तरीके से करनी है आपने, v आपको एक्स वाई जी की फॉर्म में दिया हुआ है, साथ में ये आपने कहा गया है कि फाइंड करना है, और एक्स वाई जी की वैल्यूज भी दी हुई हैं, 2 पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, सेम स्टेटमेंट है ना जैसे पीछे वाली थी, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। तो वही तरीका, सबसे पहले v आपने लिखा, एक्स वाई जी की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर दें, x की जगह t², इस x की जगह t², y की जगह 2t, तो ये पुट कर दिया, फिर प्लस y² है तो y की वैल्यू 2t है तो 2t का स्क्वायर आ जाएगा, z है तो z की वैल्यू t + 5 है, वो हमने लिख दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2t³ प्लस 2 का स्क्वायर 4t² आएगा, 4t² जो है वो t से अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4t² 5 से अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब t³ वाली 2 वैल्यूज थी, इनको ऐड करके 60³ प्लस 20t² आ गया। अब x इज इक्वल टू जो हमें यहाँ पे दिया हुआ था t² y और z, ये हमने लिख लिया ताकि हम dx dy dz निकाल लें, क्योंकि हमें dr में ये तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं ना। तो t² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t dt, और y इज इक्वल टू 2t का डेरिवेटिव 2 इंटू टी का तो 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 dt, और साथ में यहाँ पे t का तो 1 होगा और 5 का 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 1 और साथ में dt। अब dr निकाल लेते हैं, उससे पहले हमने लिमिट्स फाइंड कर ली हैं, ठीक है। तरतीब जो भी आप रख सकते हैं, dr निकालना है तो वो निकाल लें और लिमिट्स फाइंड करनी है तो वो कर लें। तो dr निकालने के लिए हमने यहाँ पे लिखा dxi + dyj + dz, हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो dx dy dz की हमने जो ऊपर वैल्यूज़ फाइंड की थी वो इन तीनों की जगह पुट कर देनी है आपने, और dt इन तीनों में कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लें, अंदर 2t + 2j + k ये बच जाएगा। अब हमने लिमिट्स निकालनी है, तो लिमिट्स के लिए आपको दो जो पॉइंट्स हैं वो दिए हुए थे a और b, तो a आपने पहले तीनों इक्वेशंस एक्स वाई जी की में पुट करना है, यानी x की जगह 0, y की जगह 0 और z की जगह 5, तो x इज इक्वल टू t² लिखा, x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये t की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, इस y की जगह भी 0 पुट करेंगे, 0 आके डिवाइड होगा, 2 आके डिवाइड होगा तो t की वैल्यू 0 आ गई। 5 पुट करेंगे z की जगह पे, तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू t + 5, यहाँ 5 आके माइनस होगा तो t, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि लोअर लिमिट तो 0 आ गई। अपर लिमिट पुट करने के लिए b पॉइंट हमने लिखना है 4 4 7, इस x की जगह 4, इस y की जगह 4 और इस z की जगह 7, इसका भी जब आप अंडर रूट लेंगे तो t की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे 2 इधर आके डिवाइड होगा तो t की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे 5 इधर आके माइनस होगा तो t की वैल्यू 2, तो अपर लिमिट जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। अब हमने अपना फंक्शन लिखा v ऑफ r dr, और साथ में इंटीग्रल 0 से 2 तक लिमिट्स लगाई, अंदर v ऑफ r की जो वैल्यू निकाली थी हमने पीछे, ये वाली v ऑफ r की वैल्यू, ठीक है, वो हमने लिख ली, इंटू dr की वैल्यू हमने ये निकाली थी जिसमें हमने dt कॉमन लिया था, तो वो हमने लिख ली। अब दोनों ब्रैकेट्स को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, ये डॉट प्रोडक्ट होता है ना यहाँ पे डॉट, तो आपने क्या करना है, ये 60³ जो है पहले इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे देखें 60³ 2t i के साथ मल्टीप्लाई होके 12t ^ 4i, 60³ 2j के साथ होगा, सॉरी पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, 60³ को 2t से मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद 20t² को 2t से कर लिया, यानी इन दोनों को पहले 2t से करके लिख लिया, ठीक है, प्लस फिर इन दोनों को मैंने यहाँ पे 2j के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया, और फिर इन दोनों को k के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया, ठीक है, समझ आ गई। अब यहाँ पे 2 इन सब में कॉमन आ रहा था तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, और अंदर यहाँ पे 2 6 और 12 होता है t ^ 4,
प्लस यहाँ पे 2 20 * 40 होता है टी पार क्यूब, और दोनों के साथ आई था तो मैंने आई कॉमन लेके लिख दिया प्लस। अब ये दोनों जे वाली टर्म्स हैं तो इनमें से 2 तो कॉमन चला गया, तो यहाँ 6 और 20 बचेगा, साथ में जे भी कॉमन ले लें तो ये आपके पास जे वाली वैल्यू आ गई। और इनमें से भी क्योंकि 2 कॉमन चला गया तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा और के कॉमन ले लिया। अब हमने इसको इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रेट करते हुए 64 है तो टी 5/5 प्लस 20 टी क्यूब है तो 3 में 1 प्लस होगा तो टी पार 4/4 आई आ जाएगा, प्लस इसी तरह से 6 टी पार 3 है तो वो 4/4 और टी पार स्क्वायर है तो टी पार 3/3, साथ में जे और के की भी वैल्यूज़ को इसी तरह से टी पार 4/4 और 10 टी पार क्यूब बाय 3। अब आपने अपर और लोअर लिमिट्स पुट करनी है। अपर लिमिट जो है वो 2 है, लोअर लिमिट 0 है। तो 2 पुट करने के लिए ये टी जितनी जगह पे आ रहा है वहाँ पे आपने 2 पुट कर देना है, ठीक है। बाकी सारा फंक्शन वैसे ही रहता है, कोई चेंजिंग नहीं करनी होती, सिर्फ जहाँ जहाँ टी लिखा होता है ना वहाँ आपने 2 पुट कर देना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, और जब 0 पुट करना है क्योंकि लोअर लिमिट है ना तो 0/समथिंग 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 सब में 0 आ रहा था तो ये ओवरऑल सारा 0 हो जाना था, तो वो मैंने डायरेक्ट 0 कर दिया। 2 पर 5 32, 2 पर 4 16, 2 पर 4 16, 2 पर क्यूब 8, 2 पर 4 16 एंड 2 पर क्यूब 8 आ गया। अब इनको हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 192/5, यहाँ पे 4 4 * 16 होता है, 4 20 * 80 बाहर आई। इसी तरह से 4 4 * 16, 6 4 * 24 प्लस यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही तो ये 160/3 जे, और के वाली वैल्यूज़ में भी 4 4 * 16, 4 3 * 12 प्लस यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही थी तो 80/3 आ गया। अब आपने इनका एलसीएम, इनका आपस में एलसीएम लें, इनका आपस में एलसीएम लें और इनका आपस में एलसीएम लें। एलसीएम इनका आएगा 5 तो 192 प्लस 8 5 * 40 तो ये 400 आ गया। अगली दोनों टर्म्स का भी इसी तरह से हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम तो लेना आता होगा ना आपको, एलसीएम ले लें। अब इनको ऐड करके आपने ये लिख लिया, इनको भी ऐड करके लिख लिया, इनको भी ऐड करके लिख लिया, तो मजीद इनमें देखें सब में 4 कॉमन आ रहा था तो हमने 4 कॉमन ले लिया। यहाँ पे 4 148 * 592 होता है, 458 * 232 होता है, 429 * 116 होता है। तो 4 कॉमन लेने के बाद ये वैल्यूज़ बची, इनका अब आपस में एलसीएम ले लें। बाहर तो 2 4 * 8 हो जाएगा, इनका एलसीएम आएगा 15 तो 5 3 * 15 और 3 को 148 से करेंगे तो ये, ठीक है। और इसी तरह से इनका भी एलसीएम तो आप ले ही सकते हैं सब, तो ये 15 को हमने बाहर निकाल लिया तो फाइनल आंसर हमारा आ गया। तो ये थी स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड के अंदर क्या होता है कि वी ऑफ आर जो है वो उसके साथ आई जे के नहीं होता, यानी वो स्केलर होता है, लेकिन डी आर जो है उसके साथ आई जे के होता है। उसके बाद आ जाती है वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड के अंदर क्या होता है कि आपके पास एफ ऑफ आर होता है वी ऑफ आर की जगह, सेम उसकी डेफिनेशन इसी तरह से, और लाइन इंटीग्रल में वी डी आर की जगह हम एफ डी आर पुट करते हैं। जो फोर्स है ना वो भी वेक्टर फॉर्म में होती है, यानी आई जे के की फॉर्म में होती है, और जो डी आर होता है वो भी वेक्टर फॉर्म में होता है आई जे के। डी आर का तो सेम फॉर्मूला है जो हमने पीछे पढ़ा था, और फोर्स आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई होगी। तो जब आपने इनका इंटीग्रल निकालना है तो आता है एफ डॉट डी आर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, एफ की वैल्यू डॉट डी आर की वैल्यू। और जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो कैसे लेते हैं, आई वाली वैल्यू को हमने आई वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, F1 dx आ जाएगा, और आई डॉट आई क्योंकि 1 होता है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से F2 j को dy j के साथ, j वाली वैल्यूज़ आपस में होती हैं तो F2 dy आ गया और j डॉट j 1 हो जाता है। F3 जो है वो dz के साथ आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है वेक्टर फील्ड का। नेक्स्ट एग्जाम्पल वेक्टर फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। इसके अंदर ना वैसे एक एग्जाम्पल एंड पे है शायद, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी सॉल्व हुई भी, तो उसके जो यूनिवर्सिटी के लेक्चरार हैं उन्होंने भी बस वैसे कह दिया कि ये आप लोग खुद करें, और बाकी भी मेरे ख्याल से यूट्यूब चैनल मुझे किसी ने बताया था कि किसी ने भी सॉल्व नहीं की, तो मैंने उसको आपके लिए सॉल्व किया, और बड़ी लंबी है, काफ़ी टाइम टेकेंगे, इसीलिए सब ने उसको अवॉइड किया था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, बड़ी मेहनत लगती है भाई नोट्स पे। अच्छा जी, एग्जाम्पल है, इफ़ एफ ऑफ आर इज इक्वल टू x² by i प्लस xj प्लस 2 by zk। एफ ऑफ आर आपको दिया हुआ है, साथ में हमने फाइंड क्या करना है, एफ डॉट डी आर। पॉइंट्स ए और बी भी दिए हुए हैं, साथ में पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी दी हुई हैं x y z। तो एफ ऑफ आर तो गिवन है, यानी ये तो हमें दिया हुआ है, डी आर हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ ऑफ आर जो हमें गिवन है ना वो भी एक्स वाई जी की फॉर्म में है, तो हमें तो यू की फॉर्म टी की फॉर्म में चाहिए ना, यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशंस टी की फॉर्म में है। तो हमने इनमें जो एक्स वाई जी की वैल्यू दी हुई है ना वो इसके अंदर एफ के फॉर्मूले के अंदर पुट कर देनी है। एफ हमारे पास था x² by i प्लस xj प्लस 2yzk, तो x की जगह 4t पुट करना है हमने, तो यहाँ 4t का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर था, y की जगह 2t का स्क्वायर, साथ में i प्लस x और z की वैल्यू, ये x की 4t है, z की t क्यूब है,
वो हमने पुट की j प्लस 2yz, तो y और z की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट की और साथ में k। स्क्वायर ओपन करेंगे 16t स्क्वायर, 16 2 ज़ार 32, t पार 2 और t पार 2 ऐड होकर t पार 4 हो जाएगा i प्लस ये 4t पार 4j प्लस यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 और t पार ऐड होके 5k हो जाएगा। और dr जब हमने निकालना होता है तो dr कैसे निकलता है, dr का पीछे फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, दो एग्जाम्पल्स हमने किए हैं। तो dr का फॉर्मूला था dxi प्लस dyj प्लस dzk, ठीक है। वो लिखना मैं यहाँ पे भूल गई हूँ, लेकिन आपको याद हो ही गया होगा, हमने पीछे सॉल्व किए हैं एग्जाम्पल्स। तो dx यहाँ से निकलेगा dx और 4t का तो 1 हो जाता है तो 4dt। बेसिकली तो ये ऐसे था ना, dx बाय dt इज इक्वल टू 4, तो dt वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए थी, तो dx इधर ही रखेंगे, dt वहाँ जाके 4dt हो जाएगा। इसी तरह से y का dy और 2 2 ज़ार 4t dt, z का जब डेरिवेटिव लेंगे तो dz इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt। तो dxi, तो dx हमारे पास यहाँ पे 4dt आया था, तो 4dti प्लस 4t dtj और यहाँ पे 3t स्क्वायर dt के, तो dt तीनों में से कॉमन लेके हमने लिख लिया यहाँ पे। अब हमने ओरिजिनल जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। f डॉट dr के अंदर f की वैल्यू जो निकाली है हमने ऊपर ये वाली, ये एफ ऑफ आर की निकाली है ना हमने वैल्यू, वो आ जाएगी, डॉट डी आर की जो वैल्यू निकाली है वो आ जाएगी। साइड पे ये वाला डी टी जो कॉमन लिया था वो भी लिख देंगे। डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या करना है, आई वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई कर देने हैं। 32 4 ज़ार 128 टी पार 4 प्लस ये जे वाले आपस में 4 4 ज़ार 16 टी पर 5 प्लस के वाले आपस में करेंगे तो 4 3 ज़ार 12 टी पार 5 प्लस 2 7। तो ये तो आ गया। अब हमें लिमिट्स भी तो पता होनी चाहिए ना, तो लिमिट्स हम के लिए हमने यही 2 पॉइंट्स यूज़ करने हैं, ए और बी जो दिए हुए हैं, बारी बारी इन तीनों के अंदर पुट कर देना है। पहले पॉइंट ए पुट करते हैं, तो तीनों इक्वेशंस लिखी हमने, x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0, तो यहाँ से हमने t की 3 वैल्यूज़ निकाली, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट 4 2 1 दिया हुआ था, तो यहाँ पे x की जगह 4, इस y की जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा और इस z की जगह पे यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, 4 यहाँ आगे डिवाइड होकर t की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से भी t 1 आएगा और यहाँ से भी t 1 आएगा, तो लोअर लिमिट t की 0 आ गई और अपर लिमिट t की 1 आ गई। तो हमने लिमिट्स लगा दी 0 से 1, साथ में अपना फंक्शन लिख लिया जो हमारा ऊपर आंसर आया था। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। टी पर 4 है तो वो टी पर 5 हो जाएगा, प्लस टी पर 5 है तो वो 6/6 हो जाएगा, टी पर 7 है तो वो टी पर 8/8 हो जाएगा। साइड पे लिमिट्स लगा दें, अपर लिमिट पुट करेंगे, 3 जगह पे टी आ रहा था, इन तीनों जगह पे हमने 1 लिख दिया और पावर्स वही जो टी की थी, साथ में 0 लोअर लिमिट लगा दी, तो वो सारा फंक्शन 0 हो गया था। और 1 से कोई भी नंबर, 1 की कोई भी पावर हो तो 1 ही होता है और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम आंसर आएगा। तीनों सेम आंसर आ गए और इनके आंसर आप पॉइंट्स में देना चाहें तो पॉइंट्स में दे लें, ठीक है। पॉइंट्स में कन्वर्ट करके मैंने इनको ये लिख दिया, और अगर इनका एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, क्योंकि ये स्केलर है ना, तो इसमें आई जे के की फॉर्म में, तो सॉरी वेक्टर फील्ड में 2 हमने वेक्टर्स मल्टीप्लाई किए हैं, लेकिन आंसर जो है वो स्केलर आएगा, क्योंकि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 हो गया था ना। तो आपने याद रखना है वेक्टर फील्ड का आंसर स्केलर होता है, लेकिन जो स्केलर फील्ड है उसका आंसर वेक्टर होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस 2yz j प्लस 3z स्क्वायर के। तो आपने इसको वैल्यूएट करना है और 2 पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। अब थोड़ा सा लंबा है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर हमने ए पार्ट के अंदर 3 कर्व्स के ज़रिए इसका निकालना है आंसर इंटीग्रल का, और बी पार्ट के अंदर हमने एक ही कर्व के ज़रिए निकालना है, ठीक है। तो पहला जो है ना ए पार्ट, उसमें अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन उन्होंने कहा कि इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, लाइन इंटीग्रल आपने, और उसके अंदर 3 कर्व्स के ज़रिए फाइंड करना है। तो पहले हम C1 के लिए फाइंड करते हैं जो 0 0 0 से 1 0 0 तक है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला बना लेते हैं एफ डॉट डी आर का। तो एफ डॉट डी आर, एफ की जो वैल्यूज़ दी थी वो लिखी, डॉट लगा के डी आर की जो वैल्यूज़ दी थी वो लिखी, क्योंकि इसके अंदर आपको देखें ना पैरामीट्रिक इक्वेशंस नहीं दी हुई टी या यू की फॉर्म में, तो हमने इसलिए एक्स वाई जी की वैल्यू तो पुट करनी नहीं है, डायरेक्ट वैसे ही कर दें। डी एक्स डी वाई और डी जी की भी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें एक्स वाई जी की अलग से वैल्यूज़ नहीं दी हुई, तो डायरेक्ट हमने बस एफ और डी आर का फॉर्मूला लिखा। अब आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 2yz dy प्लस 3z स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dz, ये हमने इंटीग्रल निकाल लिया। अब पार्ट ए के अंदर 3 हमें दी हुई है कर्व C1 C2 C3। C1 के अंदर देखें, C1 में देखें हमें पॉइंट 0 0 0 से 1 0 0 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट, इनिशियल पॉइंट हमने देखना होता है कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। तो इसमें x भी 0 है, y भी 0 है, z भी 0 है, और C1 है ना, तो C1 में देखें यहाँ पे dx आ रहा था कर्व, जो फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो dx आ रहा है, तो हमने x की वैल्यू नहीं लिखनी, y और z की लिखनी है, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 दी हुई है हमें यहाँ पे,
C1 के अंदर जो पॉइंट है, y की वैल्यू 0 है और z की वैल्यू भी 0 है, तो वो दोनों हमने लिख ली। जब ये 0 है तो इनके दोनों के डेरिवेटिव्स भी 0 होंगे। और f.dr के अंदर देखें, इसके अंदर आप देखें यहाँ पे y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये तो सारा 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y 0 है ना, और y z यहाँ पे दोनों आ रहे हैं तो y और z 0 हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सारा भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे dz आ रहा है तो dz 0 है और z अगर देखें तो वो भी 0 है, तो तीनों के आंसर 0 बन रहे हैं, तो इसलिए C1 के अलॉन्ग जो है इंटीग्रल क्या आ गया, 0। अब C2 का देखें, C2 में हमें पॉइंट जो दिया हुआ है, C2 में इसमें ना हमने dx देखना था, इसमें dy और इसमें dz देखेंगे, तो इसमें dy देखना है हमने सेकंड के अंदर। तो dy में हमने y की वैल्यू नहीं लिखनी, x और z की वैल्यू लिखनी है। तो x की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0। x dx डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव dz लेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। और अब यहाँ पे देखें dx और dz 0 है, यानी यहाँ dx पुट करेंगे तो ये तो सारा 0 हो गया, यहाँ dz पुट करेंगे तो ये भी सारा 0 हो जाएगा, और तीसरी ये वाली टर्म बची, और यहाँ पे क्योंकि z 0 है तो z 0 पुट करेंगे तो ये सारा भी 0 हो जाएगा, यानी इसमें भी तीनों 0 हो रही हैं, तो आंसर फाइनल 0 आ रहा है। अब कर्व 3 के अलॉन्ग देखते हैं। कर्व 3 को हमने dz के अलॉन्ग सॉल्व करना था, तो यहाँ पे z की वैल्यू पुट नहीं होगी, x और y की वैल्यू पुट होगी। x 1 है और y 2 है, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। डेरिवेटिव लेंगे dx 0 आ जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे dy 0 आ जाएगा, तो इसके अंदर dx पुट करेंगे 0, ये सारा 0 हो गया, dy 0 पुट करेंगे ये सारा 0 हो जाएगा, तो इसके अंदर कुछ भी 0 वाला नहीं है, तो ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 3z² dz, तो 3z² x की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 1 और dz वैसे ही, क्योंकि z की तो वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ नहीं ना की, हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट कर लेना है अब। तो 3z² dz आ गया, और z की लिमिट्स क्या होंगी, ऊपर तो हमें लिमिट्स पुट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि आंसर 0 हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं हो रहे हम, क्योंकि z के अलॉन्ग उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो z की लिमिट्स पुट करनी है हमने। तो z की लिमिट्स इसके अंदर देखें, पहले क्या थी, z की वैल्यू 0 थी और फिर क्या होगी 3, तो 0 से 3 तक चेंज हुआ है वो, यानी लोअर लिमिट 0 होगी, अपर लिमिट 3 होगी। 3z² dz, अब ये 3 ऐसे z² की इंटीग्रेशन z³/3 होती है, 3 और 3 तो यहाँ से कैंसिल हो गया, साइड पे लिमिट्स लिख दी। अब अपर लिमिट जो है इसके अंदर 3 पुट करें, माइनस लगा के लोअर लिमिट 0, तो 3 का क्यूब 27 आ गया। तो तीनों कर्व्स की हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। अब जब हमने टोटल निकालना है, यानी 0 0 0 से 1 2 3 तक, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें यही दिया हुआ था ना, 0 0 0 से 1 2 3 तक आपने पुट करना है, तो C1 C2 C3 तीनों के जो आंसर्स आए ना उनको ऐड कर देंगे। C1 C2 का तो 0 आया था, C3 का 27, ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा 27, यानी ये जो इंटीग्रल था C1 C2 C3 का, वो टोटल हमारे पास 27 आ गया। अब चलते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। अच्छा जी, बी पार्ट में देखें, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन C4 ज्वाइनिंग 0 0 0 2 1 2 3, तो यहाँ पे भी देखें हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस नहीं दी हुई, ऊपर तो हमने एक एक करके सॉल्व करना था ना, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस की, लेकिन यहाँ पे हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस पुट करनी पड़ेंगी, और वो हम खुद से देखेंगे सेकेंड पॉइंट को देखते हुए। x 1 है, y 2 है और z 3 है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि x की जो वैल्यू है वो 1t है, y की वैल्यू 2t है और z की वैल्यू 3t है, तो यानी हमारे पास x इज इक्वल टू t, y इज इक्वल टू 2t, z इज इक्वल टू 3t आ गया। ठीक है, 1 2 3 को यूज़ करते हुए हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिख ली। अब हमें साथ में डेरिवेटिव भी चाहिए होता है dr के अंदर पुट करने के लिए, तो डेरिवेटिव भी साथ ही ले लें, dx का, dy का और dz का। डेरिवेटिव्स आ गए। अब हमने f के अंदर जो x y z है ना, उन तीनों की वैल्यूज पुट कर देनी है। x की जगह t, y की जगह 2t, और ये y और z की जगह 2t और 3t, ये जो ऊपर हमने लिखी हैं, इस z और x की भी वैल्यू पुट कर दी। इसको जब आप स्क्वायर वगैरह खोल के सिंप्लीफाई करेंगे तो f की वैल्यू ये आ जाएगी। अब dr की वैल्यू निकाल लेते हैं। dr का फॉर्मूला होता है dx प्लस dy प्लस dz और साथ में i j k होते हैं। तो dx की वैल्यू हमने यहाँ पे dt लिखी, dy की 2 dt आई थी वो पुट कर दी, और dz की 3 dt आई थी वो पुट कर दी, साथ में k। अब dt कॉमन ले लें, अंदर i प्लस 2g प्लस 3k हो गया, तो dr आ गया हमारे पास। अब हमने लिमिट्स भी तो फाइंड करनी है, तो लिमिट्स फाइंड करने के लिए तीनों इक्वेशंस हमने लिखी। पहले हम 0 0 0 वाला पॉइंट पुट करेंगे, फिर 1 2 3 वाला पॉइंट। तो 0 0 0 पुट करने से लोअर लिमिट 0 आ रही है, और 1 2 3 पुट करने से अपर लिमिट 1 आ रही है। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रल लिखा, 0 से 1 तक लिमिट्स लगाई, इस f की वैल्यू लिखी हमने जो हमने ऊपर t वाली निकाली है, dr की वैल्यू लिखी जो हमने dt वाली निकाली है। तो अब डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए हमने i वाली वैल्यू को i वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे i के साथ 2t क्यूब है, यहाँ पे i के साथ 1 है। 1 2t क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2t क्यूब प्लस 12t स्क्वायर 2 से होगा तो 24t स्क्वायर, 27t क्यूब 3 से होगा तो 81t क्यूब, और साथ में dt आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने अब इसको सिंपल इंटीग्रेट कर लेना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए
पहले तो देखें यहाँ पे जो टी क्यूब की ना दो वैल्यूज़ थी, 2 टी क्यूब और 81 टी क्यूब, दोनों ऐड होंगी तो यहाँ पे 83 टी क्यूब बन जाएगा, साथ में 24 टी स्क्वायर एज इट इज़। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लें, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3, टी क्यूब की इंटीग्रेशन टी पावर 4/4, साथ में लिमिट 0 से 1 तक। अपर लिमिट पुट करें, इन दोनों टी की जगह 1 माइनस लगा के लोअर 0 हो जाएगी, और 24 1 ज़ा 24/3 प्लस 83/4। इनका आप जो है एलसीएम भी ले सकते हैं और पॉइंट्स में भी कन्वर्ट करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो पॉइंट्स तो सेम थे, लेकिन पहले के अंदर जब हमने C1 C2 C3 को यूज़ किया तो हमारा आंसर 27 आ रहा था, लेकिन बी के अंदर जब हमने C4 के अलॉन्ग उसको सॉल्व किया तो आंसर 28.4 आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल होती है दैट डिपेंड्स ऑन पाथ बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ए एंड बी। सिंपल इंटीग्रल जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, हमने पीछे पढ़ा था ना। आप dx dy dz लिख लें या dz dy dx लिख लें या dz dx dy लिख लें, आप आगे पीछे कर लें, पाथ चेंज कर लें, तो इंटीग्रल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लाइन इंटीग्रल है उस पर फ़र्क पड़ता है। इस पाथ के ज़रिए आंसर और आया, इस पाथ के ज़रिए आंसर कुछ और है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इवेलुएट करें एफ डी वी को, वेयर वी इज रीजन बाउंडेड बाय प्लेन्स एक्स वाई जी एंड 2x + y + z = 2 एंड f = 2zi + y के। f हमें दे दिया उन्होंने, ठीक है, साथ में एक हमें इक्वेशन दी हुई है, और यहाँ पे डी वी का मतलब है कि 3 वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, x y और z। तो सबसे पहले तो हमने ना लिमिट्स फाइंड करनी है, x y और z की लिमिट्स फाइंड करनी है, तो वो इस इक्वेशन से आएंगी, 2x + y + z = 2, ठीक है। ये हमने इक्वल टू 2 लिखी, तो एक दफ़ा इसके अंदर 0 पुट कर लें z को, एक दफ़ा y को और एक दफ़ा x को। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो x की लिमिट होगी ना उसके अंदर सिर्फ कॉन्स्टेंट्स आएंगे, जो y की लिमिट होगी उसके अंदर x भी आना चाहिए, और जो z की लिमिट होगी उसके अंदर x और y दोनों आने चाहिए, ठीक है। z जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे ना हम, यहाँ z 0 पुट हो गया तो 2x + y = 2 आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो 2x वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और 2 कॉमन ले लें तो अंदर 1 - x। तो y के अंदर मैंने यहाँ पे कहा था कि सिर्फ x वाली टर्म आनी चाहिए, तो इसके अंदर सिर्फ x वाली टर्म आ रही है ना y के अंदर, तो ये y की लिमिट हमने फाइनल कर ली एक। y 0 पुट करते हैं जब इसके अंदर, तो 2x + z बचेगा = 2। z की वैल्यू निकालें तो 2x उधर जाके माइनस होगा, तो इसके अंदर तो सिर्फ x वाली वैल्यू आ रही है, लेकिन z की जो लिमिट है उसके अंदर x और y दोनों आनी चाहिए, यानी इसको हम लिमिट के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आप x को 0 पुट करते हैं ना यहाँ पे, तो y + z = 2 आएगा, z की वैल्यू यहाँ से 2 - y निकलती है। तो दोबारा से देखें कि z के अंदर सिर्फ y आ रहा है, हमें तो z के अंदर x और y दोनों चाहिए, तो इसको भी हम लिमिट के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। तो फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक y की लिमिट आई है, x की और z की अभी हमने फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे देखें, 2x + y + z = 2 हमने लिखा, यहाँ से ना हम z की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आप z अलग करें, 2x और y उधर जाके माइनस हो जाएंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर 1 - x और y। तो देखें z के अंदर x और y दोनों टर्म्स आ गई हैं, तो ये z की लिमिट फाइनल हो गई। अब आपने x की लिमिट देखनी है, तो x की लिमिट के लिए हमने जो यही वाली इक्वेशन है ना स्टार्ट वाली, इसी में देखें x इधर रखें, y और z को वहाँ जाके माइनस कर दें। अब y की जो लिमिट हमने निकाली है पीछे वो पुट कर दें, और z की जो लिमिट निकाली है वो पुट कर दें, ठीक है। ये पुट करने के बाद z की चाहे तो ये वाली लिमिट पुट कर लें आप, और चाहे तो ये वाली पुट कर लें x वाली, क्योंकि हमें अब आंसर जो है वो कांस्टेंट चाहिए ना, y z को ख़त्म करना है हमने, तो ये वाली पुट करेंगे तो y की जगह दोबारा आपको y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि आप y की जगह उसकी वैल्यू पुट करें जो हमने यहाँ निकाली है, और z की जगह भी ये जो यहाँ वैल्यू निकाली थी वो पुट कर लें। अब ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, 2x - 2 + 2x, 2x + 2x ये 4x - 2 हो गया, ये 2x वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, वो 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 2x = 2, तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, क्योंकि कांस्टेंट होनी चाहिए थी तो वो कांस्टेंट ही है। तो अब आपने फॉर्मूला लिखना है एफ डी वी का, 3 इंटीग्रल आएंगे क्योंकि x y z 3 वैल्यूज़ हैं। लोअर लिमिट तो सबकी 0 है, क्वेश्चन के अंदर खुद से ही हमें बताया गया था x y और z तीनों की लिमिट जो है वो इनिशियल 0 होगी। तो फाइनल हमने x की 1 निकाली है, y की हमने पीछे निकाली थी 2 × 1 - x, और z की हमने निकाली है 2 × 1 - x - y। और यहाँ पे अंदर फंक्शन हमने लिखा, फंक्शन कौन सा वाला जो हमें f की वैल्यू दी हुई थी 2zi + y के, वो लिखा, और अंदर क्योंकि हमने z की लिमिट पुट किया तो dz अंदर आएगा, फिर हमने y की लिमिट पुट किया तो dy आएगा, और x की सबसे बाहर है तो इधर dx सबसे बाहर आएगा। अब आपने पहले इसको अंदर इस पार्ट को यानी dz वाले को सॉल्व करना है, तो x और y वाले तो वैसे ही रहेंगे, 2z में z का स्क्वायर / 2 आ जाएगा, y में
y तो कांस्टेंट है क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो अंदर 1 बचेगा, 1 की इंटीग्रेशन z हो जाएगी, साथ में के 2 और 2 कैंसिल हो गया और लिमिट्स हमने साइड पे लगा दी। अब इस z की जगह पहले आपने अपर लिमिट पुट करनी है, ठीक है। इस z की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे 2 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये पुट की, z का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर i प्लस y इंटू इस z की जगह ये वाली, ये हमने अपर लिमिट पुट कर दी, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट में यहाँ 0 पुट करना था तो ये दोनों 0 हो जानी थी, इसलिए उसको डायरेक्ट 0 कर दिया। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि होल स्क्वायर आ रहा है तो ये a है, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस ये b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 ज़ार 4 इंटू 1 माइनस एक्स और साथ में b की जगह y, i आ गया। अब इस k वाले को सॉल्व करते हैं। ये जो y है ये अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 माइनस एक्स के साथ भी y और इस y के साथ भी y मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये टर्म्स मतलब जो ये वाली है इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, ठीक है। बाहर यहाँ पे सॉरी मैंने लिखा नहीं है, dy और dx, ये दो अभी रहते हैं ना बाहर हमारे, तो अब y की लिमिट आ रही है, तो अब इस पूरे फंक्शन को आपने विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। इसमें तो y आ ही नहीं रहा सारा, तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर वैसे ही और अंदर 1 बचेगा, 1 की इंटीग्रेशन y आ जाएगी, y स्क्वायर की इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3 माइनस 4 इंटू 1 माइनस एक्स, इस y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 i प्लस, अब ये इसके अंदर ये कांस्टेंट बाहर है वैसे ही, y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 माइनस y स्क्वायर की इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3 साथ में k, और अब बाहर जो है वो सिर्फ क्या बचेगा, dx बचेगा। अच्छा जी, यहाँ भी dx आ रहा है। अब इसकी जो लिमिट्स हैं वो क्या है, 0 से 2 इंटू 1 माइनस एक्स तक है ना y की लिमिट्स, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। पहले अपर लिमिट पुट करनी है 4 और ये वैसे ही इस y की जगह उसकी अपर लिमिट पुट कर दी, प्लस इस y की जगह भी अपर लिमिट और उसका क्यूब ओवर 3 माइनस ये 4 इंटू 1 माइनस एक्स एज इट इज़, इस y की जगह भी अपर लिमिट पुट कर दें और y का क्योंकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा नीचे 2, साथ में i प्लस, अब ये 2 इंटू 1 माइनस एक्स एज इट इज़, इस y की जगह अपर लिमिट पुट करके उसका स्क्वायर ओवर 2 माइनस इस y की जगह भी अपर लिमिट पुट करके उसका क्यूब ओवर 3, और लोअर लिमिट क्योंकि 0 थी तो इसमें आप देखें जब आप 0 पुट करते हैं ना, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और सारी वैल्यूज 0 हो रही हैं, तो वो डायरेक्ट 0 कर दिया। अब आप यहाँ पे देखें 4 2 ज़ार 8 और 1 माइनस एक्स की पावर 2 और 1 तो 3 हो जाएगी, 8 इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर 3, यहाँ पे भी 2 का क्यूब 8 इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर 3, यहाँ पे भी 4 2 ज़ार 2 का स्क्वायर 4 4 4 ज़ार 16 इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर 3 ओवर 2, प्लस यहाँ पे देख लें 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 2 ज़ार 8 इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर 2 और ये 1 3 ओवर 2, और इस पर भी 2 पावर क्यूब 8 इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर 3 ओवर 3, तो ये मैंने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। ये इसको ना इस तरह से देख लीजिएगा आप, ये जो ऊपर हमने 2 स्टेप सॉल्व किए हैं ना, 4 2 ज़ार 8 इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर 3, तो सब में इस तरह से आ गया, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद अब आप देखें यहाँ पे इनका एलसीएम ले लें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, आई के अंदर 3 टर्म्स आ रही हैं, तीनों का एलसीएम ले लें, वो 6 आ जाएगा, तो इनका एलसीएम यहाँ पे 1 6 ज़ार 6, जब नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे तो 8 6 ज़ार 48 इंटू 1 माइनस एक्स होल क्यूब, प्लस 3 2 ज़ार 6 होता है और 2 8 ज़ार 16 और साथ में 1 माइनस एक्स, माइनस 2 3 ज़ार 6 और 16 3 ज़ार 48 इंटू 1 माइनस एक्स का होल क्यूब आई, प्लस इनका एलसीएम 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6 होता है 3 8 ज़ार 24 और 3 2 ज़ार 6 होता है 2 8 ज़ार 16, ये साथ में किया गया। अब यहाँ पे देखें तो 48 और ये माइनस 48 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 16 इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब बचेगा ओवर 6 और साथ में आई, प्लस यहाँ पे 24 माइनस 16 करेंगे तो वो 8/6 आ जाएगा, ये वाला 1 माइनस एक्स होल पावर क्यूब के। अब यहाँ पे कटिंग करने के बाद 8/3 बचता है, यहाँ पे कटिंग करने के बाद 4/3 बचता है, तो अब हमने इसको करना है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अब तो सिर्फ x वाली लिमिट बची है ना, y वाला तो हमने सॉल्व कर लिया, अब x वाली लिमिट बची है तो 8/3 तो कांस्टेंट है, तो इसके अंदर 1 माइनस एक्स पावर के बगैर देखें ना तो इसका डेरिवेटिव -1 आता है, तो -1 साथ में ज़रूर होना चाहिए, तो वो माइनस हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि cos 2x है, उसी जब आप इंटीग्रेशन करते हैं sin 2x तो इसका जो डेरिवेटिव होता है साथ डिवाइड करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव -1 आ रहा है, वो आपने साथ में डिवाइड कर देना है, तो वो डिवाइड करके तो वो मैंने साइड पे लिख दिया माइनस,
पावर में 1 ऐड होके उस पावर से डिवाइड हो गया, इसका भी -1 आ रहा था तो वो माइनस साइड पे आ गया और 1 माइनस एक्स की होल पावर 4/4 आ जाएगा। यहाँ से 4 और 4 कट हो जाती है, यहाँ से 4 2s are 8, तो -2 × 1 माइनस एक्स होल पावर 4 माइनस यहाँ पे तो सिर्फ ओवर 3 बचता है और दोनों में 3 आ रहा था तो वो मैंने कॉमन लेके बाय लिख लिया। अंदर ये वाली टर्म आ गई, 0 से 1 लिमिट्स आ गई। अब देखें पहले अपर लिमिट पुट करनी है, तो यहाँ 1 माइनस यहाँ 1 करेंगे तो 0 होगा, तो ये सारी टर्म 0 हो गई। इधर भी इस x की जगह 1 आएगा तो 1 माइनस 1 0, तो ये सारी टर्म 0 हो गई। तो अपर लिमिट पुट करने से आंसर 0 आ रहा है। माइनस लगा के अब आपने लोअर लिमिट पुट करनी है जो कि 0 है, तो 1 माइनस 0 1 बचेगा, बाकी वैसे ही ठीक है। यहाँ पे भी 1 माइनस इसी जगह 0 आ जाएगा तो 1 बचेगा और उसकी होल पावर 4, ठीक है। अब देखें ये वाला माइनस हमने लगाया है क्योंकि हमने अपर के बाद माइनस लगा के लोअर लगानी होती है और ये वाला माइनस अंदर आएगा, ठीक है। इस तरह से फिर अपर ये वाला माइनस ये वाला बाहर वाला और अंदर इसकी जगह हमने ये वाला लिख दिया। तो अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 2i हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस k हो जाएगा। तो फाइनल आंसर 1/3 2i प्लस k हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको मैंने सॉल्व करवा दी है, ये कहीं भी आपको सॉल्व फॉर्म में नहीं मिलेगी, तो थोड़ी सी लेंथी थी, मुश्किल भी है, समझ नहीं आई अगर आपको तो दोबारा से वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा तो उसको दोबारा से समझें, ठीक है।